गुड इवनिंग एवरीवन। कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेट हो गए थे ज़्यादा। आज क्लास को दोबारा से शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में हमने बातचीत की थी और ये तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न इंडिया में कि कैसे विदेशी कंपनियां व्यापार करने आई, PDEDF। और हमने उनमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोगों के नाम पढ़े थे। फिर उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी बस्तियां, फैक्ट्रियां बसाई। फिर कैसे उन लोगों ने हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर कब्जे करने की कोशिशें की। सेकेंड टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब ये विदेशी यहाँ काम जमा रहे थे तो हमारे लोग कहाँ थे, क्योंकि हम तो उस देश में हैं जहाँ पे बहुत ताकतवर बादशाहत कभी फैली पड़ी थी। तो इसलिए हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में कैसे हमारे इंडिपेंडेंट एरिया डेवलप हुए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट में बंगाल प्रांत की हमने बातचीत की थी, प्लासी और बक्सर की हमने बातचीत की। उसके बाद हमने देखा था बड़े इलाकों में अगर बात करें तो मैसूर, जिसमें 1761 में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया था अपने हैदर अली ने, और 1799 में उनके बेटे टीपू सुल्तान के अंत के साथ ही मैसूर पर कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। तो वहां प्लासी बक्सर बंगाल को ये खत्म हड़प गए और यहाँ आंगल मैसूर युद्ध, चार लड़के ये इसको हड़प गए। उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे पंजाब की तरफ महाराजा रणजीत सिंह का सिक्का चलता था, और जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी रहे तब तक सतलुज से सारा उस तरफ का हिस्सा जो आज पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा है ये उनके कब्जे में रहा, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे लड़ाई करके उनसे छीन लेते। 1839 में जब उनकी डेथ हुई तो महज 10 साल के अंदर पंजाब का वो इलाका इतना कमजोर निकला कि 10 सालों में उन्होंने आंगल सिख युद्ध लड़के दो और इनकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। ये डलहौजी का टाइम था, हड़प की नीति आ गई थी, सहायक संधि आ गई थी। फिर हमने पढ़ा सबसे बड़ा लंबा चौड़ा जो टॉपिक था वो था मराठों का, क्योंकि मराठों में दो अलग अलग चीजें हमने पढ़ी। पहला शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके परिवार के लोगों के बारे में पढ़ा, जिसमें शंभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकेंड, शाहू, ये सब पढ़े थे। और फिर हमने पढ़ा पेशवाई कैसे ताकतवर बनी, जिसमें सबसे पहले पढ़े थे बालाजी, हमारे हनुमान जी के नाम पे, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव, और फिर धीरे 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 उनका डिक्लाइन, कैसे उनका घर परिवार सब बढ़ता गया, टूट फूट होती गई। फिर उनमें 5 अलग अलग परिवार निकल गए, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और पेशवा। और लास्ट में अंग्रेजों ने इन सबको आपस में कलह कलेश का फायदा उठा के इनके ऊपर 3 इनके साथ लड़ाई झगड़े किए, जिसे कहते हैं आंगल मराठा युद्ध। और 1817-18 आते आते पूरी तरह से मराठों को भी अपने कब्जे में कर लिया अंग्रेजों ने। तो हमने देखा कि 1800 से पहले पहले इनकी पकड़ मजबूत होने लगी थी। इनफैक्ट 1765 से अगर हम देखें तो ये ताकतवर बन गए थे, क्योंकि 1765 में पहली बड़ी संधि के नाम पे इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो बक्सर के युद्ध के अगले साल हुई थी। 1764 में बक्सर और 65 में इलाहाबाद की संधि। लगाओ 1765 से लेके और 1849 मान लेते हैं, तो यानी 100 साल, लगभग लगभग 100 भी पूरे कहाँ हुए वहां, 65 से और ये मान लो कि 80-70 सालों में पूरा भारत इनके कंट्रोल में था। बेटा किसी छोटी सी मुट्ठी भर फौज के दम पे इन्होंने कितना बड़ा भारत अपने कंट्रोल में कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था हम लोग आंतरिक तौर पे समझदार नहीं थे, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, हमने कोशिश की, और कोशिश में मैंने बताया था कारण कि जब सब लोग दुखी हो जाते हैं, जब हर तरीके से इंसान दुखी होता है, वो किसान के रूप में परेशान है, वो सेना के रूप में परेशान है, वो आम जनता के रूप में परेशान है, वो प्रांत पे काम करने वाले राजाओं के रूप में परेशान है, तो फिर इंसान क्रांति करता है। और इसीलिए 57 की क्रांति का एक बैकग्राउंड कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ही तैयार कर दिया था। उनसे सब दुखी थे, सब। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस क्रांति का बैकग्राउंड तो तैयार हो गया, लेकिन इस क्रांति को ऑर्गेनाइज तरीके से करवाने की जो ताकत होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने इस क्रांति को बहुत आसानी से जगह जगह जाके दबा दिया। क्रांति एक साथ भड़कती, हर जगह ये कंट्रोल ना कर पाते। इनका इतना बढ़िया सिस्टम थोड़ी ना था 1857 तक, लेकिन 57 की क्रांति में हारने के बाद, असफलता के बाद, धीरे धीरे इनकी पकड़ मजबूत होती गई, क्योंकि फिर कंपनी को हटा के महारानी ब्रिटेन ने भारत पे शासन करना शुरू किया। तो आज उन्हीं उन्हीं बातों को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उनको हम सिस्टमैटिक किताबी भाषा में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का 57 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह के पीछे सामाजिक कारण, सामाजिक जैसे हमारे समाज में जो मान्यताएं थी उनको ये लोग कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहे थे। जैसे हम हिंदू धर्म में औरतों के पति के मरने के बाद उसको सती होना एक जरूरत मानी जाती थी, जो भी था समाज ने जैसे ही बनाया होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सती प्रथा को बैन कर दिया।
1829 में रूल बना दिया कि कोई सती प्रथा में अगर गांव के लोग जाएंगे ऐसे जबरदस्ती किसी को जलाएंगे तो उनके खिलाफ लॉ है, उनको सजा होगी। तो लोगों को लगा यार हमारे समाज के मामलों में ये क्यों हमारी कम्युनिटी के बीच में आ रहे हैं, लोग परेशान हुए। चाहे वो अच्छाई थी लेकिन वो उस टाइम पे बुराई दिखी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण थे। हमारी संस्कृति का हिस्सा था, हमारे यहाँ पे आदमी भी कानों में कुंडल, गले में माला और माथे पे तिलक लगाते थे। लेकिन इन लोगों ने जब फौज में भर्ती हुए आदमी, तो उनको कहा कि नहीं, तुम्हारा ये ड्यूटी में से तुम्हारा ये पार्ट हटना चाहिए और तुम्हें कोई बाली नहीं पहननी, कोई वो भगवान के तिलक नहीं लगाने, कोई गले में इस तरह का भगवान के माला या इस तरह से नहीं पहनना। जैसे किसी संस्कृति का पार्ट था ना, हमारे कान के कुंडल और ये सब चीजें, याद नहीं है? भगवान श्री राम जब देखो राज करते थे, उनकी जो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में तो गहनों से लदे थे। आभूषण पहनना हमारी संस्कृति का, कल्चर का पार्ट था। और अब से नहीं, हड़प्पा काल में भी लोग गहने पहनते थे। तो इसलिए इन चीजों पे कहीं ना कहीं एक रूल बनाना लोगों को भाया नहीं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक तो है ही, पैसा तो सबसे बड़ी दिक्कत था ही। हमारे सैनिकों को जो सैलरी मिलती थी, अंग्रेजों के उसी लेवल के सैनिक को उससे बढ़िया सैलरी मिलती थी। हमारे राजाओं का जो टैक्स का सिस्टम था, जो गांव से लेते थे, उन राजाओं से ये पैसे खाने लग गए। तो आम आदमी बहुत दुखी था, परेशान था। जो किसान पैदा करते उसको छीन लेते टैक्स के नाम पे, कभी रैयतवाड़ी, कभी महालवाड़ी, कभी जमींदारी प्रथा। तो हर तरीके से ना पैसे में इंसान को इन्होंने दुखी कर दिया। चाहे वो हमारे प्रांत के देशी राजा थे, वो सेना में काम करने वाले तनख्वाह लेने वाले सैनिक थे, या हमारे किसान जो खेतों में काम करते थे। तो आर्थिक कारण तो था ही। तात्कालिक कारण आपको मैंने बताया था, ये खबर फैल गई कि जो हम एनफील्ड राइफल में जो कारतूस, जो उसमें बारूद इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर जो खोल है, जो उसका कवर है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ये नेगेटिव बात लगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हिंदू और इस्लाम धर्म के ऊपर जैसे मजाक कह लो या बेइज्जत करना कह लो, ये हमें फील हुआ। इसीलिए तात्कालिक कारण बना ये एनफील्ड राइफल में जो चर्बी लगे कारतूस की घटना फेमस हो गई, फैल गई। जैसे आजकल वायरल हो जाती है न्यूज, ऐसे ये वायरल हो गई। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस था, ये तात्कालिक कारण था, ये उस टाइम का इंस्टेंट कारण था। लेकिन रियलिटी क्या है, सोसाइटी दुखी थी, कल्चरल एस्पेक्ट में लोग दुखी थे, फाइनेंशियली लोग परेशान थे, और फिर एक तात्कालिक किसी एक कारण ने उस सारी चीजों को एकदम से भड़का दिया। कभी भी क्रांति ऐसा नहीं होता कि एक छोटी सी बात पे क्रांति कर दे, ऐसा नहीं करते लोग। आज भी जब आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब स्टूडेंट बहुत दुखी हो जाते हैं तब वो सड़कों पर आते हैं। अगर कोई छोटे मोटे बात हो तो कोई सड़क पे नहीं आता। जब बड़ा लेवल हो जाता है कि यार अब तो अति कर दी सरकार ने, तब लोग देखो धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, सरकार के खिलाफ भी काम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तात्कालिक तुरंत का कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। भारत में 1856 के अंत में एनफील्ड राइफल, ये नाम था उसका, का प्रयोग शुरू हुआ। ये 56 में स्टार्ट हुआ, 57 में क्रांति। इसका मतलब ये इंस्टेंट कारण था। पुराने कारण तो 50 60 100 साल से चल रहे थे, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। विद्रोह का प्रसार, अब ये कैसे फैला? एक्चुअल में ये फैलना था बेटा, स्टार्ट होना था सिस्टमैटिक तरीके से 31 मई को। लेकिन कुछ लोगों में उतावलापन था, वो अंग्रेजों को तुरंत के तुरंत खत्म करना चाहते थे। वो ये नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी अंग्रेज फौज को आप बिना प्लानिंग के नहीं मार सकते, और आप किसी एक अंग्रेज को, 10 अंग्रेजों को, 50 अंग्रेजों को मार के इनको भगा नहीं पाओगे। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत को खत्म करने के लिए आपके पास भी उससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए। तो जो एकदम से गुस्से में आके, जैसे मंगल पांडे थे, शहीद हैं, बहुत बहुत नेक दिल आदमी थे, लेकिन मंगल पांडे ने गुस्से में आके जो किया, उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? मंगल पांडे को सरेआम फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का जो ताकत थी, वो अगर कितने लोगों को इकट्ठे करके अपने साथ उस ताकत से, उस दमखम से लड़ते एक बड़ी टुकड़ी को लेके, तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता। जैसे एकदम मरने से क्या निकलता है? देश के लिए मर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा एक चीज होती है प्लान करके, भाई उस मरने का रिजल्ट भी तो आए ना। अब उसका रिजल्ट क्या आया? उन्होंने मंगल पांडे को, उसने खुद को जब शूट किया तो उसको बचाया, उसका इलाज कराया अस्पताल में। क्यों? वो चाहते थे इसको हम दुनिया के जो ये बाकी लोग हैं ना, इनके सामने एक रोल मॉडल, कि भैया हमें ऐसा नहीं बनना। कि जैसे एक तो होता है भैया इस शान से, उन्होंने तो अपने आप को शूट कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने दिखाया कि इसको नेगेटिव सेंस में, कि भैया हमें ऐसा नहीं बनना, अगर हमने ये गलती की तो सबके सामने हमें तोप से उड़ा देंगे, या सबके सामने हमें फांसी देंगे। तो जो मंगल पांडे चाहते थे ना, वो रिजल्ट वैसा निकला नहीं, और वो चले भी गए। हमारा देखे तो नेट लॉस था ये। विद्रोह 10 मई 57 को मेरठ से शुरू हुआ। डेट क्या फाइनल थी? 31 मई, और कर दिया शुरू 10 मई को। तो बेटा 20-21 दिन का गैप रह गया ना। 20 NI और LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को
दिल्ली पहुंची। 10 तारीख को इन्होंने मेरठ में कुछ अफसरों को भून डाला, मार दिया, जो सैनिक थे। 300 सैनिकों की टुकड़ी थी और इन्होंने वहां से मार के ताला वाला तोड़ के हथियार लूट लिया। आपने आरआर मूवी देखी होगी, उसमें याद है एक आदमी फौज में भर्ती हुआ सिर्फ इसीलिए कि वो पूरा जखीरा जो अंग्रेजों के पास है हथियारों का, वो उसका हेड बन जाए। और उसने कितना नुकसान अपने लोगों का भी किया सिर्फ हेड बनने के लिए कि ये हथियार जो है मुझ तक पहुंचे। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। यहाँ 10 तारीख को 300 हमारे भारतीय फौजी सैनिक कह लो, इनकी टुकड़ी ने कुछ अफसरों को मार दिया क्योंकि उनके पास उनका होल्ड था शस्त्रों के पूरे, उस पे कारतूस और वो सब जहाँ बंदूकें थी, उनको मार के इन्होंने वो सब वहां से निकाली और फिर ये पैदल पैदल मार्च करते करते दिल्ली चले गए। मेरठ से दिल्ली 10 तारीख को यहाँ कांड किया, ये अंग्रेजों की भाषा में तो यही है। 11 तारीख को पहुंच गए दिल्ली। अब क्या हुआ देखें, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह जो जफर, बहुत बुजुर्ग आदमी थे। बुजुर्ग आदमी ना बेटा हमेशा बड़ा स्टेप लेने से पीछे हटेगा। आप ध्यान से वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपने देखा दुनिया में बड़े बड़े काम किसने किए। जो बहुत उम्र दराज हो जाते हैं ना, वो मेच्योर हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते। भाई शरीर का भी तो एक होता है ना, दिमाग का, शरीर का मेच्योरिटी का लेवल हमेशा आपको लड़ाई से रोकेगा। और जब जवान होगा बच्चा, गर्म खून होगा, तो वो हमेशा लड़ाई की तरफ लपकेगा। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कैसे बना? सिकंदर महान 20-22 साल का एक लड़का अपने से 40 गुना बड़ी फौज के साथ भिड़ गया। यानी इसके पास एक आदमी और वहां 40, और उसने कहा भी जो जिसके साथ ये भिड़ा कि भाई तुम लोग बहुत कम हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम हमसे लड़ सको। तो इसने कहा नहीं, ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं लड़ूंगा। और देखो किस्मत, ये जीत गया। अपने से 40 गुना बड़ी फौज को इसने हरा दिया, तभी तो इसके नाम में जुड़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट। वैसे ये सच्चाई ये है कि इसने खुद ही कहा था कि भाई मेरे नाम, जैसे उनकी सेना ने कहना शुरू किया फिर वहां से नाम बढ़ गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये घटना सच्ची है कि इसने अपने से 40 गुना बड़ी सेना को हरा दिया। तो 57 की क्रांति का जिसको हेड बना रहे हैं वो खुद ही बहुत उम्र दराज आदमी है। तो उम्र दराज आदमी तो हमेशा थोड़ा पीछे रहेगा ना, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहेगा। फिर भी मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट तो दिल्ली है। दिल्ली क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने दिल्ली में रहने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही एक फरमान जारी करके लिखित में दिया था कि आपके बाद आपके खानदान में कोई भी बादशाह नहीं होगा, हम इस शब्द को आगे से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भाई तुम कौन हो शब्द इस्तेमाल ना होने देने वाले? तो हम बाहर से आए हुए, तो तुम्हारा क्या हक बनता है? बादशाह शब्द तो कभी भारत में बाबर ने इस्तेमाल किया था 1526 में। जो चीज 1526 से 1857 तक चली, तो तुम कौन हो 56 में ये कहने वाले कि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा? और क्या तुम यहाँ के नेटिव हो? क्या तुम यहाँ के कोई राजा हो? नहीं, हम तो बाहर से आए हुए हैं। तो तुम्हें यह हक किसने दिया? जनता को ये बात बुरी लगी। पहला फरमान। दूसरा फरमान, इन्होंने कहा आपको कुछ दिन के अंदर ये जो आपका लाल किला है, सो कॉल्ड आपकी विरासत है, आपकी लेगेसी है, आपके दादा परदादा के पुराने वंशजों ने बनाया, आपको ये खाली करना पड़ेगा। इसमें हम अपनी फौज और टुकड़ी को रखेंगे। आप इसको इमेजिन करो, कोई तुमसे आके कहे, जिस भी घर में तुम रहते हो, अब जैसे हम नॉर्मल लोग कोई महल में तो नहीं रहते, तुमसे कोई आज आके कहे कि इस घर को छोड़ दो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहाँ जाओगे तुम? अब सोचो, राजा को, ये बादशाह को कहा जा रहा है कि यहाँ से कुछ दिन में अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी वो पुरानी एक कुतुब मीनार का एरिया है, वहां जाके रहो। वहां कोई महल था ही नहीं। कुतुब मीनार आप घूमने जाएंगे ना, तो वहां तो बेटा फॉर्मेलिटी है, वहां कोई बादशाह नहीं रह सकता। और उस इतने बड़े महल में, जिसका कि एक अलग रंग महल है, एक जनान खाना है, एक ये अपना दीवाने आम है, दीवाने खास है, जिसने सोचो इतने रॉयल जिंदगी जी हो, अब उसको उठा के आप कह रहे हैं कि जाके कहीं भी अपना टेंट डालो और रहो। ये तो गलत बात है ना। वो आदमी कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो आदमी भारत का बादशाह है। उसके खानदान ने कब से 1526 से राज किया हुआ है। 1526 से 1626, 1726, 1826 और अब 1856 आ गया। यानी आप इमेजिन करो 350 साल। अगर आपके परिवार खानदान के पास इतनी प्रॉपर्टी हो जो अगले 350 साल चल सके, तो आपको अपना जो आपके अगली पीढ़ी होगी, क्यों छोड़े वो सब कुछ? देखा जाए तो क्यों छोड़े? ये प्रॉब्लम थी। तो मुख्य केंद्र दिल्ली था। इसके अलावा झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का एरिया, कानपुर नाना साहब का, लखनऊ बेगम हजरत महल का, और आरा बिहार, जगदीशपुर बिहार के एरिया वाले राजा, ये सब मुख्य केंद्र थे। केंद्र की तो बेटा लिस्ट बहुत लंबी है, ये थे मुख्य केंद्र जहां ताकतवर, कि भैया लड़ेंगे मरेंगे अपना हक छीनेंगे, उस टाइप के लोग थे। ठीक है। प्रमुख तथ्य क्या है? 57 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विस्कॉट पाल्मेस्टर्न। पाल्मेस्टर्न लिख देते हैं, PLM,
पामस्टन। तो ये पूछेंगे अगर 57 की जब क्रांति हुई तो इंग्लैंड को कौन संभाल रहा था? तो पामस्टन नाम के एक आदमी वहां के हेड थे। तो ये कौन थे? ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क से क्रांति, क से कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के समय भारत को संभाल रहा था लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड में कौन था? पामस्टन। देखो ये रहा पामस्टन, ठीक है। कैनिंग था। और ब्रिटेन की महारानी तो विक्टोरिया थी। महारानी तो भैया एक खानदानी थे। खानदानी का मतलब एक ही परिवार के, जैसे हमारे यहाँ थे ना ये मुगल, ऐसे ही एक ही परिवार के थे ये। तो इनकी महारानी सेम रॉयल फैमिली की है, महारानी विक्टोरिया। अपने यहाँ कौन राज कर रहा था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड में पीएम कौन था? क्योंकि महारानी से तो अलग पोस्ट है ना, पीएम आज भी ऐसा ही है। उनका नाम था पामिस्टन। तो हमें याद रखना है, कैनिंग जो इंडिया का वायसराय था, पामिस्टन जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, और महारानी विक्टोरिया, ये एक खानदान की है, रॉयल फैमिली की। तात्या टोपे, तात्या टोपे बेटा एक सेनापति थे। नाना साहब की फौज के सेनापति थे। और जब क्रांति लगभग ये हो गया ना कि खत्म हो जाएगी, भाई अंग्रेजों ने दबा दी, तब तात्या टोपे जंगल में भाग गए थे फौज के साथ। क्यों भाग गए थे? डर के नहीं भागे। ये देखा कि इस टाइम पे लड़ना मतलब पकड़े जाना। सब तरफ, चारों तरफ से अंग्रेजों ने सब चीजों को एक तरह से खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, सब कंट्रोल में था। तो तात्या टोपे ने कहा अब मरने की जरूरत नहीं है, और वापस से छिपते हैं, अभी जाके अपने आप बीच बचाव करते हैं, और अपनी फौज दोबारा से तैयार करेंगे, और हार नहीं मानेंगे। दोबारा उतने ही दमखम, इनफैक्ट बेहतर तरीके से ट्रेंड फौज के साथ दोबारा अटैक करेंगे। तो समझदारी किसमें होती है? यही तो मैंने मंगल पांडे के बारे में क्या कहा, बहुत अच्छा था, पहले शहीद थे, लेकिन मंगल पांडे जो रिजल्ट आना चाहिए था उनकी मौत से वो नहीं आया। इस मामले में तांत्या टोपे थोड़े से ठीक समझदार निकले। ये अपनी फौज के जितने बचे थे ना सैनिक, इन सबको पहले लड़ते रहे, अंत समय तक लड़ते रहे कि भैया जब तक हो सकता है बचाऊं। लेकिन जब दिखा कि बात हाथ से निकल रही है, तो मरना इनको ठीक नहीं लगा। इनको लगा दोबारा से तैयार करके वापस से अपनी फौज सेना सब लेके आएंगे और इनको यहाँ से भगाएंगे। तो तात्या टोपे उस टाइम चले गए थे। को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने, अब देखो आगे कुछ घटिया लोग हैं, 58 में इनको पकड़ाया था, फिर बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। लास्ट तक रहे थे ये, और ये दोबारा से फौज इकट्ठी कर रहे थे। पर कुछ लोग बेटा गद्दार होते हैं। इंडिया तो बेसिकली ना गद्दारों के कारण ही फंसा। अगर इंडिया की हिस्ट्री तुम्हें समझ में आई हो तो देखो, प्लासी में गद्दारी हुई थी जो इसने की थी। ये था ना, क्या नाम था इसका, मीर जाफर। मीर जाफर ने कितनी बड़ी गद्दारी की कि सिराजुद्दौला की सेना लड़ी ही नहीं। 300 सैनिक, 3000 मान लो, 3000 से ज्यादा तो थे नहीं, 3000 सैनिक, अपनी खुद की लेटर में वो 300 लिखते हैं अंग्रेज, जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी में है। 3000 लोगों को 50,000 लोग जो थे वो हरा नहीं पाए, क्योंकि लड़ाई हुई ही नहीं। रियलिटी है, ग्राउंड में कोई लड़ा ही नहीं। फिर चलो इलाहाबाद की संधि तो हम मानते हैं ये ताकतवर थे, लेकिन फिर अगर देखें मराठों में, तो कलेश कलह और जाके इनके साथ हाथ मिला लेना, ये तो गड़बड़ तो थी ही ना। तो सिखों में देखें तो आंतरिक कलेश था उनका भी 10 साल बाद, इनके मरने के बाद। हर तरफ से देखते हैं तो समझ में आता है कि यार इंडिया में ना लोग गद्दार थे, और इतने घटिया थे कि अपने देश को ही बेच दिया उन्होंने। किस लिए? कि भैया अंग्रेज हमें राजा बना देंगे। ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेज इस एरिया को लूटने का टारगेट रख रहे हैं, तो तुम्हें राजा बना के भी तुमसे लूटेंगे ही। मीर जाफर का क्या हुआ? पूरी जेब और राजकोष सब खाली हो गया। तब उसको फील हुआ कि भाई मेरा तो बेवकूफ बनाया गया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही कारण था हमारा। अब देखो इसके साथ क्या हुआ। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र, अब ये कैसा मित्र है जिसने अपना ही दोस्त फंसवा दिया लालच में आके। मित्र मानसिंह ने, नाम तो मानसिंह रखवा लिया, लेकिन कोई मान नहीं था इस आदमी का। एक होता है ना भाई आपकी इज्जत आपका मान, तो इसका कोई मानसिंह था। ये वो राजा मानसिंह नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा, वो तो अकबर के टाइम का था बेटा, वो तो मर चुका। ये दूसरा इनका कोई जमींदार मित्र है मानसिंह। इसने धोखा देकर पकड़वा दिया। पता है क्यों पकड़वाते थे? अंग्रेज मोटा लालच देते थे पैसे का। जैसे ये कहते थे जो इसको पकड़वा देगा उसको इतने बीघा जमीन जो है मुफ्त देंगे, या कोई इसकी मुखबिरी करेगा तो उसको इतना मिलेगा। भाई जो अपने ये भगत सिंह थे, इनके खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी थी लाहौर के कोर्ट में, तो उनको बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक ही तो बना दिया। हरियाणा के सोनीपत में वो जमीन है जो उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने अपने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के खिलाफ गवाही दी थी। हरियाणा में वो जमीन है सोनीपत में, और सब जानते भी हैं सोनीपत में इस बात को। देख लो आज तक उनकी वो जमीनें एज इट इज हैं, खूब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन का फायदा उठा रही हैं। तो ऐसे ही लालच में फंस के बहुत लोग अपने ही देश के साथ गद्दारी कर जाते थे। तात्या टोपे को फंसवाने का मतलब देश बिकवाना होता ना, अगर आज के हिसाब से देखें। मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी गई? तांत्या टोपे। तो जो एक ताकतवर समझदार काबिल आदमी था, उसको फांसी दे दी गई। असम में सोचो, असम में भी कौन कौन काम कर रहे हैं।
मनीराम दत्त थे कोई, कोटा राजस्थान में जय दयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार, ये लोकल लेवल के लीडर है बेटा। उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खान, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। अब एक एक का नाम आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप आइडिया लीजिए कि ये मुख्य इलाके नहीं है। जैसे कुल्लू मुख्य इलाका थोड़ी ना हो सकता है, या असम में बहुत ज्यादा तो आबादी आज भी नहीं है, तो लेकिन इन्होंने कोशिश की है। यानी जिस आदमी से जितना बन पड़ा उसने अपनी तरफ से दिया। जैसे वो सुना है आपने कि एक जंगल में आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में पानी ला ला के आग पे डाल रही थी, तो सबने मजाक उड़ाया कि भाई तू भी क्या कर रही है, तेरी इस चोंच के पानी से क्या ये आग बुझेगी। तो उसने क्या कहा कि कल को जब हम मारे मर रहे होंगे तो मुझे मन में ये शांति होगी कि मैं जो कर सकती थी मैंने किया। भाई ये आग नहीं बुझेगी मुझे भी पता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट क्या कर सकती हूँ कि इस आग में जितना मैं हो सके कोशिश करके कि ये ना भड़के या ये ना जले। ठीक है, नहीं मेरी कोशिश जीरो दिखेगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, ये जो नाम पढ़ रहे हो ना, इन्होंने वही चिड़िया की तरह कोशिश की थी। भाई असफल रहे तो क्या हुआ, कम से कम गद्दार तो नहीं है, मानसिंह जैसे गद्दार तो नहीं है जिसने कि जमीन के लालच में थोड़े से गड़बड़ के चक्कर में और इतने ग्रेट आदमी को फंसवा दिया, पकड़वा दिया, जो शायद दोबारा से फौज तैयार करता, दोबारा से अंग्रेजों के ऊपर अटैक करता। तो ये उनसे तो बेटर ही है। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण क्या था, क्यों हारे हम? पहली चीज तो एकता, ये दिख तो रहा है गद्दारों के ये सब एक थे, तो एकता की हम में कमी थी, संगठन नहीं था। ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना बहुत जरूरी है बेटा, किसी भी चीज की सफलता के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना, फोकस्ड होना जरूरी है, जो हमारे अंदर नहीं था। साधनों की न्यूनता, अब अंग्रेज तो अपने कॉन्टैक्ट, टेलीग्राफ और इन सब का इस्तेमाल करके आज यहाँ है, 2 घंटे के अंदर खबर पहुंचा दी असम में कि ऐसा ऐसा होने वाला, तुम ये कर लो। हमारे यहाँ से घोड़े पे एक आदमी सवार होगा, वो 10 दिन 20 दिन में जाके असम तक खबर पहुंचाएगा। अंतर है ना, हमारा कम्युनिकेशंस जो उस टाइम पे था वो तुक्का चला आ रहा था, वो शाही फरमान लिखने वाला, घोड़ों पे चलने वाला। अंग्रेज एडवांस थे, टेक्नोलॉजी में आगे थे, तो इसलिए इनकी चीजें जल्दी पहुंचती थी, हमारी लेट। तो साधनों की न्यूनता थी हमारे पास, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना, हम पूरे में नहीं फैल पाए बेटा। जैसे यूपी के कोने कोने में नहीं गए हम, कुछ इलाकों में हमने क्रांति की, हरियाणा के कुछ इलाकों में, कुछ कुछ इलाके तो अंग्रेजों के साथ थे। जैसे हरियाणा का भी मेवात का इलाका था, अंग्रेजों के साथ था। जो जींद के ऊपर की रियासत थी, अंग्रेजों के साथ थी। तो ऐसे हर जगह से हर कोई विद्रोह नहीं कर रहा था, कुछ लोग तो विद्रोहियों को पकड़वाने की कोशिश में थे, हमारे ही इंडियंस। और तो और वो अंग्रेजों को मुखबिरी करते थे कि जी वहां उस गांव में 5 विद्रोही हैं, वही गड़बड़ कर रहे हैं, पकड़वा देते थे। ये हमारी कमियां थी। मार्च 1857 को, अब देखो मंगल पांडे ने कितनी जल्दी की क्रांति, कब करनी थी 31 मई को, लेकिन पेशेंस नहीं था। 29 मार्च 57 को बैरकपुर की छावनी, ये बैरकपुर बंगाल का एरिया बेटा, 34वीं NI, ये रेजिमेंट्स के नाम थे, नंबर आज भी ऐसे ही करते हैं, नंबर देते हैं, कि मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। तो इसने देखो 2 अफसर मार दिए, ये खुद तो था सैनिक, लेकिन एक आदमी था लेफ्टिनेंट और एक था जनरल। तो कितनी बड़ी पोस्ट है ये, अगर आज देखें तो आज तो भाई हेड ही जनरल होता है, लेकिन उस टाइम पे हेड नहीं था, फिर भी बहुत बड़ा अफसर था। तो एक लेफ्टिनेंट और एक जनरल, बड़े अधिकारियों को, 2 लोगों को किसने मार डाला, मंगल पांडे। कब किया ये काम, 29 मार्च, जबकि क्रांति की डेट हमने फाइनल कर रखी थी 31 मई। अब मार्च से अप्रैल में इसको अपने आप को मारेगा, लेकिन इसको बचवा के मेडिकल ट्रीटमेंट देके इसको जिंदा रखेंगे और फिर भरे सबके सामने इसको मारेंगे, ताकि लोग, जो ये बाकी लोग हैं, ये डर जाएं कि अगर हमने किसी अफसर को मारा तो हमें ऐसा मारा जाएगा। ये बेटा अंग्रेज बड़े चालाक थे, ये फांसी या तोप से उड़ाना ऐसे काम करते थे कि बाकी सबके मन में एक होता है ना, दहल जाए दिल, कि हमें ऐसा नहीं करना। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था, इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई, ये खुलेआम दी गई फांसी, ताकि सबकी आंखें खुलें कि अगर किसी ने अफसर को मारा तो ऐसे फांसी पे लटकाएंगे। डर बैठाना बड़ी चीज होती है ना। 57 की क्रांति में जो फंसे थे ना बड़े बड़े आदमी, उन सबको सरेआम दिल्ली में फांसी दी गई थी। तो दिल्ली में फांसी क्यों, कि भाई वहां 500, 1000, 1500, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे हैं, फांसी पे लटकाया जाएगा। जब फांसी सरेआम दी जाती है ना, इसके पीछे कारण होता है मन में डर बैठाना। तुम देखो पुलिस वाले कभी सरेआम फांसी नहीं देते, जिसको फांसी की सजा मुकर्रर होती है हमारे कोर्ट से, वहां देखा है तुम लोगों ने, मूवीज में देखा होगा कि वहां सिर्फ हार्डली 2-4 लोग होते हैं, वो सब ऑन ड्यूटी होते हैं। उसमें एक जल्लाद होगा जो वो चलाएगा जिससे कि वो स्कैफोल्डिंग के फट्टे हटेंगे। वहां एक डॉक्टर होता है जो उसकी मौत के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद चेकअप करके बताएगा कि ये डेड है, कहीं ऐसा ना हो ना जान रह जाए। फिर वहां 2-3 बड़े बड़े अफसर होते हैं जो भाई हाँ ठीक है, हमारे सामने सब ठीक तरह से, वहां टाइम देख के, मतलब 5-7 लोग ही होते हैं। और फांसी जिसको दी जाती है, देखो हमेशा उसको काला कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि जब ऐसे गर्दन घुटती है तो आदमी की जीभ और आंख जो है ना बाहर निकल आती हैं। बाहर का मतलब उसको देख नहीं सकता नॉर्मल आदमी। यहाँ ये सब फांसी पे कपड़ा नहीं चढ़ाते थे, यहाँ तो जानबूझ के इकट्ठा करते कि देखो इनको फांसी दे रहे हैं। तो उसको देख के आदमी को डर लगता था कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना कि
मेरा हाल ये हो। तो ये जानबूझ के दहशत बैठाने के लिए था। आज ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें दहशत थोड़ी ना बैठानी है। लॉ के अकॉर्डिंग उस आदमी ने गलती की तो चुपचाप शांति से फांसी दी जाती है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। मंगल पांडे तो देखो फांसी दे दी। अब मंगल पांडे को देख के बाकी सबके मन में डर बैठा। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, एक तरह से अंग्रेजों के बारे में लिख के लोगों को जागरूक करने वाले बड़े आदमी थे। वीडी सावरकर ने 1908 में, कितनी बाद में, कहाँ 57, कहाँ 1908, मराठी भाषा में, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। अब ये पूछ लेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किस भाषा में लिखी गई, तो लिखी है वीडी सावरकर ने, बहुत लेट लिखी है 1908 में। और किस भाषा में? मराठी, क्योंकि सावरकर महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अब पेपर में इसको टिक मार्क कराएंगे बहुत लोग, नाम लग रहा है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो अंग्रेजी शब्द है तो तुरंत टिक करेंगे। इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं लिखी, मराठी में लिखी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं मराठी में। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबिलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो द ग्रेट रेबिलियन, रेबिलियन मतलब एक तरह से विद्रोह, क्रांति, कुछ भी कह लो, इसको इन्होंने कहा राष्ट्रीय विद्रोह। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857, नाम डिजिट का नंबर 1857 लिखी, ये सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी। उन्हें 57 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है, यानी सरकारी इतिहास लिखने वाला। ये बड़ी बात होती है कि सरकारी इतिहासकार है, मतलब जो इसने लिखा, इसने हो सकता है उसमें सरकार की कहीं ना कहीं पैरवी की हो। 57 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीन लिया। महारानी ब्रिटेन ने क्या कहा कि तुम लोगों ने तो ये देश सोने की चिड़िया अपने हाथ से छोड़ ही दी थी, उड़ गई थी ये तो बाई चांस उड़ती चिड़िया के पैर तुमने पकड़ लिए। अब तुमसे गलती जो हो गई इसकी भरपाई नहीं है, तुम हटो यहाँ से, महारानी ब्रिटेन राज करेंगी। यानी 57 की क्रांति ने हमारा मालिक बदल दिया। पहले हमारे मालिक कौन बन के बैठ गए थे? ये अंग्रेज, जो एक कंपनी के मालिक थे। अब हमारा मालिक कौन बन जाएंगे? ब्रिटिशर्स की महारानी। ठीक है, सबसे बड़ा चेंज था ये। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। क्राउन मतलब ताज, ये सबसे बड़ा चेंज था। अगर देखें प्रशासन के तौर पे, पहले हमारे ऊपर राज एक कंपनी कर रही थी, प्राइवेट कंपनी, जो कि कुछ लोगों के प्रॉफिट को खाने का टारगेट बना के बनाई गई थी। अब हमारे ऊपर राज करेगी महारानी ब्रिटेन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उतना ही एक्सप्लॉयटेशन, इनफैक्ट और बढ़ेगा एक्सप्लॉयटेशन। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग पहले भी था अब भी है, पहले कैनिंग तनख्वाह लेता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी के रूप में, अब तनख्वाह लेगा महारानी ब्रिटेन के भेजे हुए आदमी के रूप में। तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, तो इसने क्या किया, इलाहाबाद में, भाई हमारी महारानी विक्टोरिया ने ये लिखित में भेजा है। क्या था? जिसे स्टैनली ने तैयार किया था, वहां का एक आदमी। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। तो एक आदमी जो पहले कंपनी का आदमी था, प्राइवेट कंपनी का, उसने इलाहाबाद में खड़े होके एक तरह से उनका शाही फरमान पढ़ा कि भाई अब के बाद भारत पर जो राज चलेगा वो महारानी ब्रिटेन का चलेगा, महारानी विक्टोरिया का। 58 में पढ़ा और कहा कि अब के बाद जो हम भारत को संभालेंगे तो सबसे बड़ी पोस्ट वायसराय की होगी। वायसराय एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, यानी अब हमारे राजा यहाँ राज करेंगे, पर राजा साहब नहीं आएंगे, राजा साहब की जगह वायसराय राज करेगा, और पहला वायसराय मैं ही हूँ। किसने पढ़ी ये बात? ये पढ़ी लॉर्ड कैनिंग ने। तो कैनिंग एक आदमी है, पहले कंपनी उसको संभाल रही थी, दे रखा था काम कंपनी ने, अब महारानी ब्रिटेन ने उसको काम दे दिया। इसी के टाइम पे क्रांति हुई थी। इसका मतलब इनको क्रांति में इसका नेगेटिव रोल नहीं लगा होगा। ठीक है, 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या के अनुपात 5-1 से घटकर, पहले क्या था बेटा, मुट्ठी भर सैनिक थे ये, इनका 1 हमारे 5 ऐसे हुआ करता था, से घटाकर 2-1 कर दिया। अब क्या कहा कि ये इंडियंस को इतना ज्यादा मत लो, इंडियंस के टक्कर में अपनी फौज बढ़ाओ, क्योंकि ये इंडियंस जो है ना, ये किसी दिन पांचों मिलके एक एक का मर्डर करेंगे तो सारों को मार डालेंगे, बहुत ज्यादा इंडियन सैनिक हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा इन्होंने फील किया। क्योंकि याद करो सैनिकों ने तो शुरू किया था, मंगल पांडे सैनिक ही तो था, बैरकपुर छावनी में सैनिक ही तो थे, अंबाला जहां शुरू करना था ये सैनिक ही तो थे, और जो ये मेरठ में जो लोग टुकड़ी गई थी वो 300 सैनिकों के सैनिक ही तो थे। यानी सेना को कंट्रोल में रखो, ये इन्होंने समझ लिया। पहले कितने थे? हमारे 5, इनका 1। फिर इन्होंने कहा नहीं, भारत के 2 और हमारा 1, मतलब डबल हो, बस 5 गुना ना हो। ठीक है, 57 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। बख्त खान था बेटा एक जो लीड कर रहा था, तो इसको हमारे यहाँ ये था ही टाइटल देने का एक पुराने जमाने से। तो जो देश के विद्रोह के मुखिया थे बहादुर शाह, इन्होंने इनको नाम के आगे लिखा साहब ए आलम बहादुर। जैसे क्रांति
बहुत बड़ी चीज थी, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की थी। तो उनमें से एक आदमी थे बख्त खां। इनको टाइटल दिया, किसने टाइटल दिया? तो बादशाह ने टाइटल क्या दिया? साहब ए आलम बहादुर। 57 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। इनकी नीतियां में दुखी करती थी। 57 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सबसे पहले सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्यों गए थे 300 सैनिक? क्योंकि इन्होंने शस्त्रागार लूट लिया था और अपने दो अफसर, एक लेफ्टिनेंट और एक वो था ना जनरल, इसका मर्डर कर दिया था। ये दोनों जो है, ये मंगल पांडे से शुरू करके और फिर मेरठ तक पहुंचेंगे। मंगल पांडे ने वो काम कब किया? मार्च में। उसको फांसी दी गई अप्रैल के स्टार्टिंग में। फिर मई में होना तो था 31 मई को, 10 मई को फौज की टुकड़ी ने अपने 2-3 अफसर मारे और वहां पे वो लूट लिए शस्त्रागार और फिर पहुंच गए 11 तारीख को दिल्ली। वहां जाके मुगल बादशाह को कहा आप हमारे हेड हो। ठीक है। तो लाल किले पर पहुंचना ये सबसे पहली घटना थी बड़ी। वैसे मंगल पांडे की थी लेकिन वो बड़ी नहीं थी क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं था, उसमें एक आदमी था। अब ये मूवमेंट है। 57 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? आप सबको पता होगा। इसमें महात्माओं का ऐसे जो होता है ना वो सन्यासी का भेष बदल के और हाथ में कमंडल, एक कमल का फूल और रोटी। इसका मतलब जिसके हाथ में कमंडल, कमल का फूल और रोटी है तो मैसेज लेके आया है एक गांव से दूसरे गांव में। वो जाके वहां हेड से मिलता और कहता हमारी ये तैयारी हो गई है, इतने सैनिक हमें चाहिए, यहाँ इस तरह से क्रांति करेंगे, ये तुम्हें करना है, इतने हथियार इकट्ठे कर लो। तो इस तरीके से मैसेंजर थे ये, कमल और रोटी लेके चलना मतलब ये मैसेज लेकर आया। 57 के बरेली विद्रोह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक जगह कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं याद करनी। बरेली के खान बहादुर थे, खान बहादुर बरेली के। तो ब से बरेली, ब से बहादुर। इलाहाबाद में कौन था? मौलवी। इलाहाबाद जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाका था तो मौलवी लियाकत अली। जैसे खान जो है, खान बहादुर, ये कहाँ के थे? बरेली के। ब से बरेली, ब से बहादुर। और इलाहाबाद मुस्लिम बाहुल्य था, मौलवी लियाकत अली। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इनका सेनापति कौन था? तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे को किसने फंसवाया था? मान सिंह नाम के एक जमींदार, उनका दोस्त था 1858 में। उनको पकड़वा दिया, ये बता दिया बेसिकली कि कहाँ है ये, कहाँ छिपे हुए? जंगल में छिपे हुए थे। पकड़ के फांसी दे दी गई। असम में क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। इनका नाम आपने पीछे भी पढ़ा था। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश। अब देखो कितना उल्टा काम किया ना, अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं। ये याद है? सिंधिया, होलकर और पेशवा, भोसले, गायकवाड़, कौन थे ये वो थे जो मराठों की बेल्ट से निकले थे। और फिर इनमें से एक वंश इतनी गद्दारी कर रहा है कि क्रांति में अपना साथ देने की बजाय सबसे ज्यादा तरफ खड़ा हुआ अंग्रेजों के। कैसे? अंग्रेजों को कहा जहां आपको जो जरूरत पड़ेगी हम देंगे, फौज चाहिए हम देंगे, आपको खबर चाहिए हम देंगे, गांव गांव की बातें चाहते हैं पता करना, वो हम बताएंगे। तो देखो बेटा, ग्वालियर के सिंधिया, और आप अगर ध्यान से देखें तो आज तक सिंधिया परिवार राज कर रहा है। सिंधिया कौन? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन? आपके प्रेजेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, वो सिंधिया हैं। ये ना बेटा खानदानी जो अमीर लोग हैं ना, आप इनकी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब वही लोग हैं जो लोग पुराने टाइम में, जैसे पेशवाओं के टाइम से जो थे, या फिर जैसे अगर बात करें तो पंजाब साइड के भी वही लोग, पुराने टाइम के लोग थे ये। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपको सोचो एक नॉर्मल आदमी कैसे 1000 10,000 एकड़ का मालिक बन जाएगा? नहीं बन पाते बेटा। बहुत मेहनत करके भी आदमी जिंदगी को सिर्फ अच्छी जी सकता है, लेकिन बहुत आगे बढ़ने के लिए पीछे का 99% केसेस में पीछे का बैकग्राउंड मैटर करता है। देखो इक्का दुक्का किस्मत का बहुत धनी होता है, जिसके माँ बाप दादा परदादा ना रहे हो राजनीति में या बहुत बड़े कोई बिजनेस क्लास, लेकिन ऐसे उदाहरण कम है। ज्यादा उदाहरण क्या है? जो जिनके पीछे की बैक है। अब जैसे नॉर्मल आदमी मेहनत करके जीवन अच्छा जी सकता है, खूब मेहनत करे, पढ़े लिखे, कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर देखें जिसको कहते हैं राज करना, कि भैया पुश्तैनी राज कर रहे हैं या इनके पास बहुत सारी जो है पुश्तैनी जायदाद है, तो वो एक नहीं इकट्ठा कर पाता बेटा। एक आदमी तो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन जो जिनके बारे में तुम पढ़ रहे हो ना, ये वो लोग हैं जिनके पास उस जमाने में लाखों 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 रुपए टैक्स में आ जाते थे। तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत ऐसा सच इनकी पीढ़ियों को नहीं करनी पड़ी। इनमें से एक परिवार है सिंधिया परिवार, जिन लोगों ने किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की। और देखो थे इंडियन, अभी भी है। ठीक है, ये हमारा 1857 का मोटा मोटा सा सारा कि भाई किस तरीके से। अब सारा में क्या है आपको समझ अगर बन गई है तो आप किसी भी किताब से उठा के पढ़ोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एक तो कारण,
जो डिटेल से पढ़ने चाहिए, और एक कहाँ का कौन नेता था। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम इसमें सफल नहीं हुए। असफलता के कारण एकता की कमी, संगठन की कमी, हमारे पास साधन नहीं थे, और हम लोग ना प्लान्ड तरीके से नहीं चले। जिसका जब मन किया वो क्रांति कर रहा है, कोई 4 जून को क्रांति कर रहा है, कोई 6 जून को क्रांति कर रहा है, कोई मार्च में ही मार रहा है किसी को, कोई जो है मई में स्टार्टिंग में क्रांति कर रहा है। ये फैली रही क्रांति, जो होना चाहिए ना एकता, यूनिटी, वो इसमें दिखाई नहीं दी, और इसी का नुकसान हमने उठाया। इसमें आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मानोगे ना, वो टेबल बना लेना अपने नोट्स में, उसमें जगह लिखना और जगह का लीडर लिखना, उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। बाकी बेसिक चीजें आपको सारी समझ में आ गई। आप इस क्रांति के टॉपिक को जिस भी किताब से पढ़ोगे आपको ये आसान दिखेगा। कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे मौलवी साहब, लियाकत अली, खान बहादुर इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट है, और बेगम हजरत महल इंपॉर्टेंट है। तो ये जिस भी किताब से नोट्स बनाओगे ना, उसमें ये सब लिखे होंगे। हर किताब में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को जरूर याद कर लेना। बाकी इसकी मेन चीज है समझ आना। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वो लिखेंगे भाई 57 की क्रांति में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, 4 बड़ी बड़ी चीजें देंगे। तो अगर आपकी समझ बन गई है तो आप टिक मार्क कर देंगे आसानी से, नहीं समझ बनी तो आप फंसेंगे। क्रांति समझने का टॉपिक है, इसमें से रटना भी है, रटना पड़ेगा जगह और उसके लीडर का नाम, वो रट्टा ही मारना पड़ेगा। अब लियाकत अली कहाँ के हैं ये तो भैया बेटा बारा पढ़ के याद होगा। या नाना साहब का जो मेन आदमी था, कमांडर इन चीफ सेनापति तांत्या टोपे, उसको किसने फंसवाया, तो वो नाम बार बार पढ़ना पड़ेगा। मान सिंह ने फंसवा दिया। फांसी का वही तो 1858 में। ये 2-4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पर बेसिक है कॉन्सेप्ट समझना। अगर वो समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 57 की क्रांति बचपन से हम लोग स्कूलों में पढ़ते आए हैं। ये क्रांति में से एक आधा क्वेश्चन बनेगा और मुझे उम्मीद है उसको हर बच्चा ठीक करेगा, वो इशू नहीं है। अब क्रांति के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जब ये सब चल रहा था, कोई क्रांति कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, तब कुछ पढ़े लिखे लोग भी तो समाज में थे। वो क्या कर रहे थे? वो क्रांति में भी शामिल नहीं थे। बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी जो लोग थे ना, बहुत पढ़े लिखे, वो क्रांति में नहीं आए। क्रांति में आए जज्बे वाले लोग। तो बुद्धिजीवी उस टाइम क्या कर रहे थे? बुद्धिजीवी उस टाइम अलग अलग ट्रैक पे लोगों को लेकर सिखा रहे थे। जैसे कुछ लोग धर्म से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करके धर्म कैसे ठीक रास्ते पे चले ये बता रहे थे। कुछ लोग बता रहे थे समाज में जो गड़बड़ियां हैं ये कैसे ठीक होंगी, जैसे सती प्रथा क्यों बंद करनी है हमें, या बाल विवाह क्यों रोकना है, या पर्दा प्रथा क्यों रोकनी है। तो अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जब ये सब चल रहा था, अंग्रेज हमारे देश पे कब्जे कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग क्रांति कर रहे हैं, तो देखे तो ये तो दोनों लड़ाई के शामिल लोग हैं। इस टाइम पर जो नॉर्मल आदमी है, जो नहीं लड़ने गया है, जो एक गांव में रहता है, नहीं जिसको अंग्रेजों के बारे में ज्यादा पता है, तो वो क्या कर रहा था, उनको कौन जागरूक कर रहा था? यानी इस टाइम पर समाज के अंदर क्या चल रहा था। क्रांति तो बेटा हर आदमी तो नहीं करता ना। अब जैसे आपके परदादा थोड़ी ना क्रांति में गए, ना मेरे दादा परदादा गए, तो वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? समाज में कौन उनके लिए काम कर रहा था? अगला टॉपिक वही होगा जिसे हम कहेंगे सामाजिक और धार्मिक क्रांति। जो आ रही थी वो लड़ाई वाली नहीं थी, वो बुद्धि पे थी, वो वैचारिक क्रांति थी। तो उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया में अलग अलग समाज डेवलप हुए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल मूवमेंट। ये सब उस टाइम पे पढ़े लिखे लोगों द्वारा चलाए गए एक तरह से क्रांति ही थी ये भी, लेकिन ये थी बौद्धिक क्रांति। वैचारिक एक जागृति लाना चाहते थे ये बड़े बड़े लोग, जिनका कहना था कि सिर्फ क्रांति करने से कुछ नहीं होगा। ये क्रांति तो तुम 2-4 महीने में पकड़े जाओगे या तो मारे जाओगे, लेकिन पहले लोगों को दिमागी तौर पे सबल बनाना होगा। अगर हम देखें ना, आज भी यही जरूरत है। जो सरकार काम करती है, सरकार कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या सरकार के काम है, ये ना हर एक इंसान को पता होना चाहिए इंडिया में। जब तक बुद्धि से तेज नहीं होंगे ना, तब तक सरकारें काम करेंगी ही नहीं। तो उस टाइम पर जब ये क्रांतियां चल रही थी, लूट खसोट चल रही थी, कोई राजा अपना लूट रहा था, कोई देसी रियासत बन रही थी, कहीं अंग्रेज लूट रहे थे, लड़ रहे थे, उस टाइम पे कुछ लोग समाज को चेता रहे थे, समाज को जगा रहे थे। कौन थे वो लोग? तो उसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं जो हम कल की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे राजा राम मोहन रॉय जी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद काम कर रहे थे, दयानंद सरस्वती जी काम कर रहे थे, हेनरी विवियन डिरोजियो काम कर रहे थे, मैडम ब्लवात्स्की काम कर रही थी, कर्नल अल्कॉट काम कर रहे थे, अपनी एनी बेसेंट काम कर रही थी, तिलक काम कर रहे थे। तो ये सब वो लोग हैं, तिलक तो खैर लेटेस्ट स्टेज में दिखेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा लड़ाई अभी नहीं करनी, अभी तुम लोग उतने मेच्योर नहीं हो, पहले अपने आप को समझदार बनाओ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज तुम्हें कैसे दुखी कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस को ये समझ ही नहीं थी कि हम दुखी भी हो रहे हैं। तो उनको बताया गया कि ये देश तुम्हारा है, तुम यहाँ पे राज कर सकते हो, तुम में से कोई एक लायक। और ये विदेशी आके तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं क्योंकि तुम समझदार नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है। जब ये तुमसे आके टैक्स मांगते हैं तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं आता। गलत चीज का विरोध करना सीखो। अगर सूखा पड़ गया तो टैक्स क्यों दोगे तुम? तुम्हें इनके नियम क्यों नहीं पता है? तो उन्होंने ना हमें
बौद्धिक तौर पर परिपक्व किया, और ये सब चीजें एक साथ चल रही हैं। आज भी समाज में ऐसा ही है बेटा, कुछ लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी पैसा ही कमा रहे हैं जिनका टारगेट ये है, कुछ लोग आज भी समाज में धर्म में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे समाज जैसा आज है ना, ठीक ऐसा ही पहले था। बस पहले क्रांति किसी और के खिलाफ करनी थी, आज किसी और के खिलाफ। आज वैसी क्रांति की जरूरत नहीं है कि आप जो है किसी को गोली से मारे या चाकू से मारे, लेकिन आज वैचारिक क्रांति की जरूरत है। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, आज जरूरत है सामाजिक क्रांति की। और उस काम में सबसे बड़ा योगदान जो दे सकते हैं ना, वो आप आसपास के जो जवान लोग हैं, ये मिलकर के, भैया हम गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे, हम शराब की तरफ, नशे की तरफ बिल्कुल नहीं चलेंगे, अच्छे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सब सरकारी नौकरी लगेंगे, लेकिन बेटा समाज में बहुत सारे काम हैं जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हम कुछ भी काम करेंगे, लेकिन हम पढ़ लिख कर समझदार बनेंगे, पहली शर्त है। जो पढ़ा लिखा होगा ना, समझदार होगा, वो जहां जाएगा वहां काम अच्छा करेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जाते हैं ना, तो वहां भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कामचोर हैं, घटिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं यार मैंने यहाँ से पैसा लिया है तो मुझे यहाँ काम बहुत अच्छा करना चाहिए। तो ना हर तरीके के इंसान अच्छे बनाना हमारा टारगेट हो, और उसके लिए आज भी काम चल रहा है। ये मेन काम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का है। तो ठीक है, जहाँ जो अच्छे टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ यंग नौजवान हैं जो अपने संगठन बना के अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप देखो आपके आसपास कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं, वो भी तो काम ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से समाज में पहले भी काम था, आज भी काम है। हमने आज एक टॉपिक पूरा कर लिया 57 की क्रांति का। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो रहे थे इस आधुनिक काल में। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। एंशियंट एक बार भी नहीं हुई क्लास में, तो क्या मुझे आपसे पढ़ना चाहिए बेटा? एंशियंट अब मैं करा दूंगी ना। आप